नमस्कार। पेपर 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था। उसमें एक क्वेश्चन है जो 5D है। ये थोड़ा मुझसे मिस हो गया पेपर पढ़ते वक्त, मैं आपको ये बता नहीं पाया। जो प्रश्न ये था पेपर 1 का, इस आशय पर व्यापक सहमति है कि सरकार को उन वस्तुओं को उपलब्ध कराना चाहिए जिसे बाजार प्रदान करने में विफल रहता है या कुशलता से प्रदान नहीं करता है। तर्क दीजिए। इट इज वाइडली एग्रीड दैट द गवर्नमेंट ऑट टू प्रोवाइड द गुड्स दैट मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड और डज नॉट प्रोवाइड एफिशिएंटली आर्ग्यू। तो ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट में ले लेंगे, अभी पेपर 2 पर डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन 1A पेपर 2, भारत के संविधान की प्रस्तावना भारतीय प्रशासन के लिए आदर्शों तथा मूल्यों की रूपरेखा प्रदान करती है। विवेचना कीजिए। द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क ऑफ आइडियल्स एंड वैल्यूज फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्कस। अब इसमें क्या करना है कि हमें बताना है कि हमारा जो आर कॉन्स्टिट्यूशन having the preamble, it is the guideline given to the government that justice, social, economic and political, equality, fraternity and liberty, these are the cornerstone given in our preamble and as a guiding force to the government of the day. तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समानता, बंधुत्व एवं स्वतंत्रता, ये जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में दिए गए दिशा सूचक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, उनसे हमारे शासन प्रशासन के आदर्श और मूल्य निर्धारित होते हैं। मीनिंग देयर बाय गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट डू एनीथिंग which goes against the spirit of justice, liberty, equality and fraternity. So these are the cornerstone and the foundation of our preamble which gives direction to the government. तो ये हमारे सरकार के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकता जो न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे आधारभूत सिद्धांतों के अनुरूप ना हो। इसी को आपको इलेबोरेट करना है। और कुछ आप केस लॉज लिख सकते हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में कहा है, जैसे कि IR कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु। जैसे कि आप कुछ स्कॉलर्स को कोट कर सकते हैं, जैसे कि नानी पालकीवाला ने कहा है प्रिएम्बल इज द ID कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने कहा, KM मुंशी ने, प्रिएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना हमारे संविधान की जन्म कुंडली है। जस्टिस रामास्वामी हैड ऑब्जर्व दैट इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रिएम्बल फर्स्ट। अगर हम अपने संविधान को समझना चाहते हैं तो पहले हमें प्रस्तावना को समझना होगा। इसी तरह से एक और केस लॉ है एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड पॉलिस वालसम्मा वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ कोचीन। In these two judgments, the Supreme Court said that preamble
is the only place which make our government and the country secular. It is mentioned. तो पॉलिस वॉलसम्मा बनाम कोचीन विश्वविद्यालय और एक्सेलवेयर बनाम भारत संघ के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना ही है जो हमारे संविधान, हमारे सरकार, हमारे देश को पंथ निरपेक्ष बनाती है. Likewise, in Gopalan versus State of Madras, the court said the real authority and power lie in the people of the country, and that is very explicitly mentioned in our preamble. We, the people of India, these lines are truly prophetic. तो हम भारत के लोग, ये पंक्तियां मसीहाई हैं जो स्थापित करती हैं, सिद्ध करती हैं कि हमारे देश में सर्वोच्च प्राधिकार और शक्ति जनता में निहित है, नागरिकों में निहित है. और ये कहां पर है? हम भारत के लोग, जहां से हमारे प्रस्तावना की शुरुआत होती. तो इस तरह से आपको ये उत्तर आगे बढ़ाना है. सेकंड 1B, परीक्षण कीजिए कि किस सीमा तक संविधानवाद के आदर्श के रूप में सीमित शक्तियों द्वारा शासन भारत में एक कार्यात्मक वास्तविकता रहा है. Examine the extent to which the ideal of constitutionalism as government by limited powers has been a functional reality in India. Now, here in this question, you will explain that how our constitution has adopted and practiced the separation of power to legislature, executive and judiciary. The functions of the authority of the government have been separated from legislature, executive and judiciary, and therefore all these three organs, they exercise the principles of check and balance on each other and maintain the equilibrium of governance. Equilibrium of governance. And that is how the Constitution imposes limitations upon the government. If legislature does something wrong, judiciary with the power of review will check that wrong action of legislature. If executive does something wrong, then legislature and judiciary will stop the executive from doing so. And that is how the government's authority is limited by the provisions of the Constitution itself. Then there are other institutions such as Supreme Court, Election Commission of India, Public Service Commission, Comptroller and Auditor General. All these constitutional bodies are having autonomy and independence in their own right, in their own field, in their respective functional areas, and government cannot intervene in their functioning. They are independent, autonomous. Not only this, in our Constitution itself, we have provision of fundamental rights. That again are the provisions which check the totalitarian and dictatorial tendencies of the state. So the totalitarian and dictatorial tendencies of the state are further limited by the provisions of fundamental right, and therefore how you have to go about writing this answer. तो आप बता सकते हैं कि संविधान में कैसे शक्ति पृथकता का सिद्धांत अपनाया गया और सरकार की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटा गया, जिससे कि अवरोध और संतुलन की स्थिति बने और शासन में स्थिरता और संतुलन बना रहे। इसी के साथ जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान है, वो राज्य की निरंकुश अधिनायकवादी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लगाने का कार्य करते हैं। ऐसे ही हमारे ही संविधान में बहुत सारे संवैधानिक संस्थान हैं
सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, निर्वाचन आयोग है, महालेखा संपरीक्षक नियंत्रक है, जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वायत्त और स्वतंत्र हैं और सरकार इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस तरह से ये उत्तर आप लिखेंगे, गवर्नमेंट बाय लिमिटेड पावर्स। 1C, सुशासन के क्रियान्वयन में लाल फीताशाही एक प्रमुख अवरोध है। टिप्पणी कीजिए। रेड टेपिज्म इज अ मेजर ऑब्स्टिकल टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड गवर्नेंस। कमेंट। नाउ एज यू नो व्हाट इज रेड टेपिज्म? रेड टेपिज्म मीन्स डिले इन डिसीजन मेकिंग। So first define what is red tapeism, how this word red tapeism came into existence, its genesis, its evolution, and when there is undue and unwarranted delay in the actions of the decisions of the executive, then the plan, policies and program are not implemented properly in time, and as a result the welfare and development related functions are delayed or denied. When welfare and development related functions are delayed or denied, then justice is defunct and it hugely and negatively impact good governance. So that is how you will go about it, writing this answer, giving the examples. There are n number of projects, plan, policies and program which began in 1950s and 60s and could not be completed till late 1990s and even in the 21st century. As a result, the escalation of cost takes place, project becomes unviable, impacting good governance. तो आप इसको बताएं कि लाल फीताशाही क्या है, उसको परिभाषित करें। लाल फीताशाही का अर्थ है कि शासन प्रशासन कार्यपालिका के द्वारा निर्णयों में अनुचित और अनावश्यक विलंब, और जब शासन प्रशासन के कार्यों में अनावश्यक और अनुचित विलंब होता है तो सरकार की योजनाएं समय पर लागू नहीं हो पाती। कई बार उन योजनाओं की, परियोजनाओं की लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है तो वो बहुत कारगर नहीं होती। निर्णय में विलंब होने से जो जनकल्याण और विकास के कार्य हैं वो बाधित होते हैं, और इस तरह से जो सरकार की अच्छे अभिशासन की संकल्पना है, सामाजिक न्याय प्रदान करना है, देश का आर्थिक सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है, अधोसंरचना का निर्माण करना है, उनमें विलंब होता है और इसलिए ये अच्छे अभिशासन के विरुद्ध है। 1D, संसदीय व्यवस्था में स्पीकर की भूमिका एवं स्थिति तटस्थता पर स्पीकर की अवस्थिति पर आधारित है। टिप्पणी कीजिए। द रोल एंड स्टेटस ऑफ द स्पीकर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव देयर फाउंडेशन इन द स्पीकर्स स्टैंड ऑन न्यूट्रलिटी। कमेंट। So in this question you have to describe about the position of a speaker in the house, how a speaker is appointed, and when the speaker is appointed then it is expected that he will not act as a member of his party anymore. He will not adopt a partisan view, rather he will maintain his independence and will be impartial in running the business of the house. So that is how you have to write this answer. तो आपको बताना है कि स्पीकर का जो पद है इसमें नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति होने के बाद स्पीकर से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेंगे, वो भेदभाव से परे हटकर तटस्थ और निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे। इन्हीं बातों को आपको विस्तार से बताना है। 1E, केंद्र सरकार वर्तमान स्थानीय सरकारी सेवाओं की बढ़ती संख्या को प्रशासित करने के लिए रणनीतियों को विकसित एवं व्यवहारिक बनाने का कार्य स्थानीय पहलों तथा स्वविवेक को दरकिनार करते हुए करती है। परीक्षण कीजिए। द यूनियन गवर्नमेंट डेवलप्स एंड प्रैक्टिसेस स्ट्रेटजीज टू एडमिनिस्टर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज by sidelining local initiatives and discretion. Examine.
Very true. You have to write that not always, but it does happen that for the development at the local level, or all those functions which have been assigned to local bodies in India, such as sewage disposal, maintenance of traffic, cleanliness on the road, maintenance of parks, and all those functions which are given to the local bodies in schedule 11 and 12. You have to mention about those functions and then write that how government should give fillip and encouragement to the local initiatives at the local level through community participation, through NGOs, through self-help groups, and involve people right from plan policy formulation to implementation and its evaluation. तो आप बताएं इस उत्तर को लिखने में कि संविधान की अनुसूची 11 और 12 में स्थानीय निकायों को कौन कौन से कार्य दिए गए हैं, उन कार्यों का उल्लेख करें, और फिर स्थानीय स्तर पर अगर उनको बेहतर और प्रभावी ढंग से लागू करना है तो स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। स्थानीय समुदाय, NGOs, स्वयं सहायता समूह और ऐसी पहल करने वाले लोगों को जोड़ना चाहिए। योजनाओं के नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन और मूल्यांकन तक में नागरिकों को इसमें सम्मिलित करना चाहिए, स्थानीय लोगों को, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। अभी तक क्या होता है कि राज्य सरकार में बैठे हुए या केंद्र में बैठे हुए अधिकारी योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम तय करते हैं और उन्हें स्थानीय स्तर पर निकायों द्वारा लागू किया जाता है, जिससे प्रायः प्राथमिकताओं में समस्या आती है, कार्यक्रमों का वरीयता क्रम बिगड़ता है और योजनाएं व्यवहारिक और प्रभावी नहीं बन पाती। So these are the drawbacks when you make plan, policies and program centralized at the state or union level. Then there is a deviation from the priority and preferences of the local level, and also it doesn't make plan, policy and program effective and pragmatic. 2A, कौटिल्य ने राज्य तथा इसके लोगों के संरक्षण, कल्याण एवं समृद्धि को अवधारित किया, जो कि एक शासक का अंतिम सरोकार होना चाहिए। इस संदर्भ में समसामयिक भारत में सुशासन, जवाबदेहता तथा न्याय पर कौटिल्य के प्रभाव के महत्व का विवेचन कीजिए। कौटिल्य envisages protection, welfare and prosperity of the state and its people as the utmost concern of a ruler. In this context, discuss the significance of Kautilya's emphasis on governing, accountability and justice in contemporary India. तो हमने जब आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पेपर 2 में पढ़ाया है, तो हमने आपको बताया है कि कौटिल्य ने किस प्रकार के शासन व्यवस्था की अवधारणा प्रस्तुत, which type of governance and administrative model Kautilya has proposed. Kautilya says that anything which is in the welfare and interest of the people is actually in the interest of the king himself, and the king should not do anything which does not please the people. राजा को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो प्रजा के हित में ना हो, बल्कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है, और राजा को केवल वैसा ही करना चाहिए जो प्रजा को प्रिय हो। इसी आधार पर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र का वर्णन करते हुए, उसके सिद्धांत प्रावधान बताते हुए अपना उत्तर लिखेंगे। भारत में जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधिकारी एक अति महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। उपर्युक्त कथन के संदर्भ में भारत में समन्वित विकासात्मक प्रशासन लाने हेतु जिलाधिकारी के बहुआयामी उत्तरदायित्वों की विवेचना की। 2B, District Collector is the most important functionary in district administration in India. In light of the above statement, discuss the multi-dimensional responsibilities of District Collector in effective coordinated developmental administration in India.
Now what you should do in this answer, define the role and function of DM. As a collector, as a chief returning officer, as a magistrate, as the supervisor, as a coordinator, as a facilitator, and service provider, as a chief protocol officer of the district, as a crisis manager, whoever disaster and maintain disaster management. So explain all these roles one by one. What does he do as a collector, as a chief returning officer? So as a collector, to ensure that maximum revenue is collected at the district level, which are imposed by the state government, those taxes. As a chief returning officer, all election related duties. As a magistrate, to exercise those powers which are given to the executive magistrate in criminal procedure code. As a supervisor, to ensure that all welfare and development programs at the district level are implemented properly. As a coordinator, as a facilitator and service provider. Explain all these points. That is how your answer will be complete. तो आपको ये बताना है कि जिलाधिकारी कितने तरह के कार्य की भूमिकाएं निभाता है, एक कलेक्टर के रूप में, एक चीफ रिटर्निंग अधिकारी के रूप में, एक दंडाधिकारी, एक मजिस्ट्रेट के रूप में, एक पर्यवेक्षक के रूप में, एक समन्वयकर्ता के रूप में, एक सेवा प्रदाता और सुविधा प्रदाता के रूप में, एक मुख्य शिष्टाचार अधिकारी के रूप में, एक संकट प्रबंधक के रूप में, और इस तरह से अपने उत्तर को आप लिखेंगे। 2C, राज्यपाल की भूमिका एक सक्रिय राजनीतिज्ञ की अपेक्षाकृत एक दूरदर्शी परामर्शदाता, मध्यस्थ तथा विवेचक की होती है। इस संदर्भ में भारत की राज्य राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। द रोल ऑफ द गवर्नर इज ऑफ a sagacious counselor, mediator, and arbitrator rather than that of an active politician. In this context, examine the role of the governor in state politics in India. So, it has been a matter of great debate and controversy in India that governor, right after independence, have played a very partisan, politicized role, and he is supposed to be playing the dual responsibility, one as a constitutional head of the state government and two as a connecting bridge between the state and the union government. But unfortunately, governor is seen as a political agent of the union working in the state, particularly if the state government is ruled by any other political party who is not in the union, then there is a conflict of interest and tussle that takes place between the union government and the state government, and governor becomes an instrument
through which the popularly elected state governments are either dismissed or disturbed. There are number of examples that you can give, right from Kerala to Uttar Pradesh to Bengal, how in the recent past and right after independence, president's rule were imposed on the recommendations of governor report, how the state governments were denied their due rights, or how the laws passed by the state assembly were reserved by the governor. So unfortunately, what governor should have been, in fact, in reality, governor has not been playing his role with that constitutional spirit. तो आपको इसमें यही बताना है कि उदाहरण देते हुए कि कैसे केरल में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, भारत के अलग अलग राज्यों में कैसे कई बार राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट पर लगाया गया, चुनी हुई निर्वाचित राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया या उनको कार्य करने से रोका गया, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल ने आरक्षित कर लिया, राज्य सरकार के तमाम कार्यों में अनधिकृत और अनुचित हस्तक्षेप किया, और इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। ये उदाहरण देते हुए आपको बताना है निष्कर्ष में कि दुर्भाग्य से राज्यपाल की जो संवैधानिक भूमिका की अपेक्षा की गई थी वैसा व्यवहार में हो नहीं पाया, और स्वतंत्रता के बाद संघ में जो भी सरकारें रहीं उस पर यह आरोप लगता रहा कि राज्यपाल को नकारात्मक राजनीतिक भूमिका के लिए संघ सरकार द्वारा राज्यों में हस्तक्षेप करने की जिम्मेदारी दी जाती है, न कि जो अपेक्षा की जाती है कि संविधान के प्रमुख के रूप में वो काम करें, राज्य सरकार के परामर्शदाता और मार्गदर्शक के रूप में काम करें, और राज्य सरकार तथा संघ सरकार के बीच में एक सेतु, एक संपर्क के रूप में काम करें। इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। 3A, भारतीय संपूर्ण लोक कार्मिक संरचना की आधारशिला है और यह उत्कृष्ट को आकर्षित करने की समस्या पर केंद्रित है। एक श्रेष्ठ भर्ती व्यवस्था के अनिवार्य तत्वों की विवेचना कीजिए। Recruitment is the cornerstone of the whole public personnel structure, and it revolves around the problem of attracting the best. Discuss the essential elements of a good recruitment system. So, first define what is recruitment. That recruitment is a process through which the best of the talent are invited and attracted to fulfill particular positions or posts in the services. And if you are able to attract the best talent for a particular post or position in the services, then you have to make recruitment process based upon 360-degree analysis. Open, transparent, merit-based, and adopting modern, new, innovative practices. तो ये ध्यान आपको रखना है कि आपको बताना है कि भर्ती क्या है। भर्ती का अर्थ है कि कैसे आप सरकार के किसी सेवा के पदों पर देश के योग्यतम प्रतिभाओं को आकर्षित कर पाएं, और ये तभी संभव होगा जब आपकी भर्ती करने की प्रक्रिया न सिर्फ पारदर्शी हो, योग्यता आधारित हो, बल्कि नए आधुनिक नवाचार के साथ उसमें बदलाव किए जाते रहे हो। ये आपको लिखना हो। 3B, परंपरागत रूप से संरचित प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने अपनी उपयोगिता खो दी है। विवेचना कीजिए कि कैसे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के सामने आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्तमान सरकारी ढांचे का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन एवं पुनर्रचना हेतु प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है। Traditionally, structured administrative systems have outlived their utility. Discuss as how
administrative reforms can revamp, restructure, and redesign the existing governmental structure to meet the new challenges faced by the Indian administrative setup. Now, in this question, you have to mention about certain important reforms which have taken place after independence, and these reforms right after independence, from first Administrative Reforms Commission to various other commission and committees to second ARC, and then move on to new innovative based ITES, IT enabled services, further use of computer and information technology. Now, adopting smart administration, further moving to good governance, having transparency and openness, tape management, transparency, accountable, paperless and efficient management, right to information, citizens charter, e-governance, now the use of blockchain technology, nano technology, artificial intelligence, in the functions of administration, and what Prime Minister Modi says, sabka साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, the concept of good governance and the good governance week, which was celebrated by Government of India from 25th December to 31st December. (2021) as a good governance week, adopting the concept of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास and आत्मनिर्भर भारत, transform talent and technology. This is how you will write this answer. 3C. The government policy of large-scale privatization of the key sectors of economy may affect India's economic health. Comment. अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के वृहत स्तर पर निजीकरण की सरकारी नीति भारत के आर्थिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। टिप्पणी कीजिए। So recently you have seen that government has introduced asset monetization program, and right from Air India to various other PSUs have been privatized, handed over to the private sector. All the services of the railways except railway traffic, railway signal and railway management have been outsourced to IRCTC.
to describe about the impact of such initiatives which have been looked after by a department called DIPAM in the Ministry of Finance. तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है DIPAM विभाग के द्वारा, और किस तरह से एयर इंडिया से लेकर बाकी सारे लोक उद्यमों को सरकार ने हाल में निजीकरण के लिए आगे बढ़ाया है, तो उसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। 4A, as a constitutionally mandated body, the Finance Commission stands at the center of fiscal federalism. Evaluate the role of Finance Commission in ensuring just and equitable resource sharing among the states and the Union. एक संवैधानिक आदेश प्राप्त निकाय के रूप में वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद का केंद्र बन चुका है। संघ और राज्यों के मध्य संसाधनों के न्यायपूर्ण तथा समान सहभाजन को आश्वस्त करने में वित्त आयोग की भूमिका का मूल्यांकन की। तो फर्स्ट मेंशन अबाउट the constitutional provisions related to Finance Commission. Second, the Finance Commission Act 1951, its provisions. Third, the role and responsibility given to the Finance Commission. Fourth, how from one to another Finance Commission different formula have been adopted for resource sharing between union and state government, like Gadgil formula, Mukherjee formula. And then come to the latest and the last Finance Commission report headed by N.K. Singh, giving the details that how this Finance Commission had given recommendations for allocation of resources. तो इस तरीके से आपका उत्तर होना चाहिए। पहले वित्त आयोग की संवैधानिक व्यवस्था क्या है, उसके प्रावधान, फिर जो वित्त अधिनियम 1951 है उसके प्रावधान, उसके बाद वित्त आयोग पहले से लेकर अब तक जो अंतिम अभी वित्त आयोग अपना कार्य कर रहा है N.K. सिंह की अध्यक्षता में, कौन कौन से अब तक फार्मूले अपनाए गए कि संघ और राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा हो, और उसमें गाडगिल फार्मूला, मुखर्जी फार्मूला, ये सब होते हुए मौजूदा वित्त आयोग की रिपोर्ट में किस प्रकार के सूत्र को अपनाया गया, ये आपको लिखना होगा। 4B, लोक सेवाओं की वर्तमान बाजार उपागमों ने परंपरागत और राज्य प्रायोजित लोक सेवा मूल्यों को गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत की। भारतीय प्रशासन के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। Recent market approaches to public services present serious challenges to traditional and state-sponsored public service values. Evaluate the statement in the context of Indian administration. So you have to write that how after independence till 1970s and 80s, it was the responsibility of a state alone to provide all welfare, beneficiary activities and run the economy also. It was state-led, state-controlled economy. And there were repercussions of it. Most of the PSUs were either closed down, shut down, or they became sick or earned huge losses. As a result, from 1991, structural adjustment programs, SAP, were introduced, and new economic industrial policy 1991 was implemented, which provided for liberalization, privatization and globalization. And after that, what happened? When the economy was made open, instead of making Indian society a just
equitable, inclusive society, we have observed that how there have been a great, stark, steep, sharp rise between haves and have-nots. Quote the report of Oxfam, Forbes, and all other indices which show that how the economic policies have widened this schism. The poor have become further more poor, and the neo-rich class have become further more rich. Even in the pandemic period, how the number of millionaires increased, but at the same time a large section of our population was forced below poverty line. So all these inequalities, anomalies of the market and private run policies, you have to describe about this. 4C, राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत बनावट के लिए प्रमुख खतरा है। टिप्पणी कीजिए। The increasing criminalization of politics is a major threat to the basic fabric of Indian democracy. Comment. So write about the criminalization of politics and politicization of crime in India, the number of MPs and MLAs with the shaded past and criminal record have entered into the legislative bodies, election funding, use of muscle, mafia and money power in the functions of government schemes and plan policies and program. Mention the report of N.N. Vohra committee set up by Government of India and Patnaik committee set up by the state government, and explain about their recommendations of the report. Your answer will become complete. तो राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण, इस पर तो बहुत कुछ हमने क्लास में डिस्कशन किया है, आपको बताया है कि किस तरह से सांसदों और विधायकों की एक बड़ी संख्या जिनका चरित्र और पृष्ठभूमि आपराधिक पृष्ठ रही है, वो चुन करके संसद में पहुंच गए, विधानसभा में पहुंच गए। अपराधी तरह के प्रवृत्ति के लोगों को राजनीतिक दल टिकट देते हैं, चुनाव का चंदा हो या धनबल बाहुबल का प्रयोग सरकारी योजनाओं में हो, किस तरह से इन सब का नेक्सस एक त्रिगुट बन गया है, जिस पर एन.एन. वोहरा समिति भारत सरकार ने बनाई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने पटनायक समिति बनाई थी। इनकी क्या रिपोर्ट रही और कैसे इन्होंने उसको दूर करने का उपाय सुझाव दिया, ये आप लिखिए, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। सेक्शन बी 5A, ग्रामीण विकास की कोई भी रणनीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि वह उपयुक्त पंचायती राज संस्थाओं से अनुपूरित न हो। इस कथन का परीक्षण कीजिए। नो रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कैन सक्सीड अनलेस इट इज complemented by appropriate panchayati raj institutions. Examine this statement. So first define the tier and structure of panchayati raj in India. B 5A, ग्रामीण विकास की कोई भी रणनीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि वह उपयुक्त पंचायती राज संस्थाओं से अनुपूरित न हो। इस कथन का परीक्षण कीजिए। No rural development strategy can succeed unless it is complemented by appropriate panchayati raj institutions. Examine this statement. So first define the tier and structure of panchayati raj in India and how panchayati raj institutions can play a very important role for rural development if they are given 3 F's: finance, functions and functionaries. 3 F's: finance, functions and functionaries. Provide them adequate resources.
for plan program implementation. Assign them their due functions which are given and should be given to the Panchayati Raj institutions. So allocation of adequate administrative authority and responsibility. And functionaries, give them sufficient manpower, specialized and technical manpower. तो 3 F हमको देना है, फाइनेंस अर्थात वित्त, फंक्शंस अर्थात जो पंचायती राज संस्थानों को कार्य और अधिकार मिलने ही चाहिए वो कार्य और अधिकार दे दिए जाएं, केवल नियम कायदे कानून में सिमट कर न रहें और उन कार्य को लागू करने के लिए श्रम बल की कमी न हो, कर्मियों की कमी न हो और विशेषज्ञता नए कौशल प्राप्त हो। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। 5B, नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है, विवेचना कीजिए। नीति आयोग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू इंप्लीमेंट द गोल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डिस्कस। ये आप आराम से लिख सकते हैं। टीम इंडिया, better coordination and communication between union and the state government, how the Niti Commission is structured, its governing council, and how through acting as a think tank for Government of India, Niti Commission can play a very vital and important role for cooperative federalism, strengthening ties between the state government and the union government. 5C, उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहिता सुशासन के 2 प्रमुख लक्ष्य हैं। भारतीय प्रशासन के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। Responsibility and accountability are 2 major goals of good governance. Discuss the statement in the context of Indian administration. So as you can see in this question, it is very clear, direct question, that there is something called principle of correspondence. Principle of correspondence. That is, authority should be co-equal to responsibility. If you give authority without responsibility, it is dangerous, destructive. And if you give only responsibility with no authority, it is meaningless and useless. So there must be a proper balance between authority and responsibility. तो एक संतुलन होना चाहिए प्राधिकार और दायित्व के बीच। प्राधिकार दिया, दायित्व नहीं, ऐसा प्राधिकार घातक हो सकता है, हानिप्रद हो सकता है। लेकिन दायित्व तो दिया, कोई अधिकार ही नहीं दिया तो अर्थहीन है, काम ही नहीं होगा। इस तरह से आपको इसको लिखना है। 5D, the Prime Minister's office has become a powerful institution in itself by virtue of its role in decision making on strategic issues of utmost importance. Examine this statement. अत्यंत महत्व के सामरिक मुद्दों पर निर्णय निर्माण में भूमिका के संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्यालय अपने आप में एक सशक्त संस्था बन गया है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। मैंने बहुत विस्तार से आपको क्लास नोट्स में इसके बारे में लिखाया है कि कैसे Prime Minister's office has evolved over a period of time, and Prime Minister's office is the reflection of the personality of Prime Minister himself. PMO is the extension of Prime Minister. So what are the important functions which are performed by PMO? Describe that. How the head of PMO is appointed by the Prime Minister, on what grounds,
and with examples that how during the period of Prime Minister Nehru, then Shastri ji, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Atal Bihari Vajpayee, and the present government, Narendra Modi, how the Prime Minister's office have evolved over a period of time. You have to describe about this. Very lengthy discussion I have already made in the class. तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपको जवाहरलाल नेहरू के बाद से अब तक के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उदाहरण देते हुए कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय का विकास हुआ, उसको कौन कौन से कार्यदायित्व तो दिए गए हैं जिसकी वजह से उसका महत्व बढ़ जाता है, ये सब आपको लिखना है। 5C, सुनियोजित और उद्देश्योन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत में सिविल सेवा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। वेल प्लान्ड एंड गोल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर द बैकबोन ऑफ द सिविल सर्विस सिस्टम इन इंडिया, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो फर्स्ट डिस्क्राइब अबाउट what is training, then the types of training, and how the effective, modern, innovative training can transform the officials and the employees. तो आप पहले तो बताइए इस उत्तर में कि प्रशिक्षण किसे कहते हैं, उसका अर्थ और परिभाषा क्या है। प्रशिक्षण कितने प्रकार का होता है, प्रशिक्षण की शैलियां क्या क्या हैं, और कैसे प्रशिक्षण को बेहतर बना करके हम कार्यबल की गुणवत्ता और उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। इस पर भी काफ़ी कुछ हमने क्लास नोट्स में आपको कराया है, उसके लिए आप क्लास नोट्स कंसल्ट करें। इसमें सिंडिकेट ट्रेनिंग है, केस स्टडी मेथड है, सिमुलेशन सिस्टम मेथड है, गेम थियरी है, रोल प्ले मॉडल है, लेक्चर्स हैं, ये सारी चीज़ों को बताते हुए बैकड्रॉप ट्रेनिंग, टी ट्रेनिंग, पाइपलाइन ट्रेनिंग, सैंडविच ट्रेनिंग, मेंशन अबाउट दिस। 6A, संसद राज्य विधायिकाएं बजट प्रस्तावों की प्रभावी संवीक्षा को आश्वस्त करने में असफल रही। बजट प्रस्तावों की प्रभावी संवीक्षा में बाधित करने वाले कारकों को चिन्हित कीजिए। बजट प्रपोजल्स इन द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स फेल टू एंश्योर देयर इफेक्टिव स्क्रूटनी। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स which constrain effective scrutiny of the budget proposals. In this question, you should write that how budget is introduced in the parliament and the state assemblies, the steps involved in it. Number 1, presentation of the budget. Number 2, discussion on the provisions of budget. Number 3, demand for grants. Number 4, presentation of the finance bill. So go about these stepwise manner. Appropriation bill, finance bill, and the moment finance bill is passed, the budget is considered to be passed by the legislative bodies. But what actually happens that the entire proceeding of budget session is mired in hooliganism, pandemonium. There is a fight between the treasury benches and the opposition. The ruling party in government and the opposition parties, instead of discussing the provisions of budget, trivial issues are highlighted, or they boycott the session. Members start staging demonstrations, dharnas, processions. Government also uses the technique of guillotine. You have to write about these things. तो आपको लिखना है कि कैसे सरकार जो है गिलोटिन की प्रक्रिया को अपनाती है बजट
कितने चरणों में प्रस्तुत होता है, या तो संसद में पर्याप्त चर्चा नहीं होती, या धरना प्रदर्शन, आपसी संघर्ष, खींचतान चलती रहती है सदस्यों में। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं वो बजटीय प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करने की जगह एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। इन्हीं सब बातों को आपको लिखना है। 6B, 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए शासन के तृतीय स्तर को अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाने से था। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि यह लक्ष्य किस सीमा तक वास्तविकता में रूपांतरित हुआ है। 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts aimed at making the third tier of government more powerful and effective for democratic decentralization critically examine the extent to which this goal has been transformed into reality. So you will write that what has been the driving force of 73rd and 74th Constitutional Amendment. Grassroots governance, development and welfare of the people at the local level, for which many articles were added to the Constitution. 2 schedules were added to the Constitution. Provisions were made to give financial and administrative authority to local bodies and Panchayati Raj institutions. But what had happened in the past so many years? That our Panchayati Raj institutions are deprived and denied of their sufficient due administrative financial rights. Again mention lack of 3 F's: finance, functions and functionaries. And that is how you can write this answer. तो आप इसको इस तरह से लिखें कि कैसे 73वें 74वें संविधान संशोधन को किस पवित्र उद्देश्य के साथ लागू किया गया था, लेकिन अभी तक ये वहां पहुंचे नहीं, उन्हें पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं दिए गए जैसी कि मंशा थी। और इसलिए आप हरिवंश राय बच्चन को या रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कोट कर सकते हैं। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पंक्तियां पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर बिल्कुल सही हैं। दैट इज स्टिल वी हैव टू कवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। लाइकवाइज हरिवंश राय बच्चन हैज सेड दैट सघन गहन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, सघन गहन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ विश्राम, अभी कहाँ विश्राम, यह मूक निमंत्रण छलना है, अभी मुझे तो मीलों आगे चल। और इस तरह से आप बताएं कि जो प्रावधान, जो सोच, जो कल्पना की गई थी वो पंचायती राज संस्थाओं से अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह विफल रहे हैं पंचायती राज संस्थान, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि जितनी अपेक्षा के साथ काम कर सकते थे वो नहीं कर पाए। 6C, सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में अन्वेषण नहीं कर पाने की न्यायिक क्षेत्राधिकार सीमाओं के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बाधाग्रस्त है, विवेचना कीजिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज हैंडीकैप्ड बाय इट्स jurisdictional limitations of not being able to investigate the cases of violation of human rights by the armed forces. Discuss. Now in this question I have already mentioned you in the class notes about the structure and function of NHRC. So first describe about that, then what are the discrepancies in it, how more and more autonomy should be given and functions should be given to NHRC,
give the recent examples of AFSPA and its debate in the Northeast and Jammu Kashmir, and then the recent unfortunate botched incident in which the Indian Army killed 14 innocent people in the Mon district, and how it became a matter of concern and media glare. Still NHRC could not do anything. That is how you should write this. तो आप NHRC की संरचना क्या है, उसके कार्यदायित्व क्या हैं, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, पहले इसको बताइए, उसमें कमियां क्या क्या हैं, फिर इसको बताइए, और कैसे NHRC के पास पर्याप्त प्रशासनिक अधिकार न होने के कारण, जांच की अधिकार न होने के कारण सेना के द्वारा किए गए मामलों में उसके हाथ बंध जाते हैं। और उदाहरण दीजिए एफ्स्पा का, हाल में जो उत्तर पूर्व के नागालैंड में 14 लोगों की हमारी सेना के द्वारा भूल से ही सही लेकिन गोली चलने से मौत हुई। इन सब बातों पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनी और NHRC कुछ नहीं कर पाया इसको। 7A, contemporary urbanism advocates the integration of diverse modes of urban planning and management concerns. Discuss the above statement in light of urban development in India. समकालीन नगरवाद नगर योजना तथा प्रबंधन सरोकारों के विविध रूपों के समाकलन का पक्ष समर्थन करता है। भारत में नगर विकास के आलोक में उक्त कथन की विवेचना कीजिए। So first tell about what is the model of urban planning and development in India, and why our urban civic bodies and local bodies have failed to come up to the expectation. Again, 3 F's: functions, functionaries and finance. Your answer will become complete. 7B, ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण निर्धन के बहुमुखी विकास को सुगम बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। इस संदर्भ में भारत में कुछ मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की भूमिका की विवेचना कीजिए। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर डिजाइन्ड टू फैसिलिटेट मल्टीफैसेटेड ग्रोथ of rural poor. Evaluate the role of some key rural development programs in India in this context. So as you can see that Modi government have launched many rural development programs in the recent past. Mention about all those programs such as Adarsh, Sansad Adarsh Gram Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Swavlamban Yojana, Saubhagya Yojana, and right from integrated rural development planning to the present day rural development programs. Mention the salient features of it and how it has transformed रूरल इंडिया। तो आप इसको इस तरह से लिखिए कि कैसे स्वतंत्रता के बाद से ग्रामीण विकास के कार्यक्रम शुरू हुए, IRDP से, बल्कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से शुरू कीजिए, और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, उसके बाद नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, और उसके बाद इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से होते हुए आप मौजूदा सरकार की जो रूरल डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान सम्मान निधि योजना, इन तमाम योजनाओं का आप उल्लेख करते हुए इस उत्तर को लिखिए। 7C, भारत में पुलिस जन संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है। पुलिस और जनता के मध्य संबंधों को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। तो पुलिस पब्लिक रिलेशंस इन इंडिया नीड टू बी इम्प्रूव्ड, सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन रिलेशंस बिटवीन पुलिस एंड पब्लिक। तो अब इसमें आप बहुत सारे सुझाव दे सकते हैं। Such as, give the example
and concept of mitra policing, community policing, use of CCTVs in police stations, change in the training of police, emphasis upon human rights by the police, ensure that the modernization of police takes place from time to time, and the most important is independence and autonomy of police without any political and bureaucratic intervention. So, present the case law of Shri Prakash Singh versus Union of India, 2006. In this judgment, the Supreme Court ordered police reforms to make police more people's friendly, and police establishment board, creation of police establishment board, and all those 7 directives which are given by the Soli J. Sorabji committee report. Soli J. Sorabji committee report. Also mention about the first police commission 1860-61, then second police commission 1902, Andrew Fraser commission, and since then there have not been a single police commission. Dharamveer commission was formed during the Janata Party government, but it couldn't do anything and Janata Party government was collapsed. In the meantime, Justice Malimat committee report, NN Vohra committee report, Padmanabhaiya committee report, Gore committee report, JF Ribeiro committee report, all these recommendations you have to write. तो इन सब के बारे में आपको लिखना है, मित्र पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग, क्या क्या करे। एसपी सिंह, श्री प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों के लिए कौन कौन से दिशा निर्देश दिए, और ये तमाम जो मैंने अभी नाम बताया आपको, उन समितियों और आयोगों की सिफारिशों के बारे में लिखा। 8A, विगत 2 दशकों में भारत की आपदा प्रबंधन की लोकनीति बचाव, राहत और पुनर्वास प्रयासों पर केंद्रित होने से हटकर आपदा के समग्र प्रबंधन की ओर स्थानांतरित हो गई। विश्लेषण कीजिए। In past 2 decades, India's public policy on disaster management has shifted its focus from rescue, relief and rehabilitation efforts to holistic management of disaster. Analyze. बिल्कुल ठीक बात। So write about the changes that have taken place in the disaster management policy in the past few years and how we have been able to manage cyclones, floods, tsunamis, and we have been able to save the loss of life and property to a great extent, giving the examples of the recent cyclones, floods and such disasters which have taken place. So your answer will become complete. कुशल सुदृढ़ीकृत राज्य की संस्थानिक विरासत ने भारत में सुधार पश्चात आशाओं को प्रभावित किया है। भारत में आर्थिक सुधारों के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। 8B,
The institutional legacy of well-entrenched state affected the post-reforms promises in India. Explain the statement in the light of economic reforms in India. So first mention about the economic reforms that have taken place pre-1991 and post-1991. And then mention about that how economic reforms have shaped the institutional legacy of the well-entrenched state. So post-reforms promises and how these economic reforms have transformed Indian society, economy and polity, explain about this. तो आप इसको इस तरह से लिखें। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत में सिविल सेवा अपने तटस्थ और अनामित चरित्र को खो रही है? अपने पक्ष में उत्तर दीजिए। Do you agree with the view that the civil services in India is losing its neutral and anonymous character? Argue your case. So very well asked question, that how political intervention, matter of transfer, posting, promotion, the civil services have been compromised. The officers start taking favor of their political masters in order to get plum postings. There are examples when the honest officers are punished and the corrupt are rewarded by the system. So that is how you have to write this answer. तो आपको इस उत्तर को ऐसे लिखना है कि कैसे भ्रष्ट अधिकारियों को हमारी जो व्यवस्था है वो आगे बढ़ाती है, ईमानदार अधिकारियों को दंडित किया जाता है और अच्छी पदों पर नियुक्ति हो सके, इसके लिए प्रोन्नति हो सके, इसके लिए बेहतर जगह पर स्थानांतरण और पदस्थापना हो, इसके लिए अधिकारी नेताओं के अनुचित आदेशों को भी मानने लगते हैं और इस तरह से उनकी तटस्थता प्रभावित होती, भ्रष्टाचार बढ़ता है। Now in paper 1, this question 5D, it is widely agreed that the government ought to provide the goods that market fails to provide or does not provide efficiently. Argue. इस आशय पर व्यापक सहमति है कि सरकार को उन वस्तुओं को उपलब्ध कराना चाहिए जिसे बाजार प्रदान करने में विफल रहता है या कुशलता से प्रदान नहीं करता। जाहिर सी बात है। तो it is agreed that maintenance of law and order, rule of law, justice, primary health and education, basic amenities of life, welfare and development of the marginalized sections of society, underprivileged. These are the areas where government has to play an effective and decisive role. This large underprivileged marginalized section of society cannot be left upon the mercy of the market economy. So mention about public choice approach and those plan, policies and program which always and only encourage free market open economy. No. The development and welfare of the underprivileged cannot be left over upon the private sector and the private players. तो ये जो आपको लिखना है उत्तर इस तरह से लिखना है कि बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो सरकार ही कर सकती है क्योंकि बाजार सक्षम नहीं है स्वास्थ्य सेवा शिक्षा बुनियादी स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक स्तर पर निर्धनता उन्मूलन बड़ी संख्या में जो कृषक वर्ग हैं विकलांग हैं निर्धन हैं उनको बाजार के रहमो करम पर छोड़ा नहीं जा सकता। इसी तरह से आपको ये उत्तर लिखना। तो आई होप you would be able to write the answers
with my brief explanation of the questions. I have given you the tips and the direction in which and how you should write and approach these questions. Thank you. तो मैंने आपको बहुत संक्षेप में ही केवल ये बताने का प्रयास किया कि आपको ये उत्तर किस प्रकार से लिखने चाहिए। विस्तार से हम लोग बात करेंगे क्लासरूम डिस्कशन। थैंक यू।